आज ममता जी बहुत खुश थीं क्योंकि उनके बेटे नवीन की शादी तय हो गई थी। इधर उनकी बेटी प्राची भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अब घर में भाभी आ जाएगी जो उसकी पक्की सहेली बन जाएगी। बहुत प्यार से रहेंगी दोनों ननंद भाभी। यही सोच सोच कर प्राची ने न जाने कितने ही ख्वाब बुन डाले। धीरे धीरे शादी की तैयारी भी शुरू हो गई। ममता जी ने अपनी होने वाली बहू रेखा की माँ के पास फ़ोन किया और बोली, बहन जी लहंगा तो हमारी तरफ से दिया जाएगा, इसलिए आप रेखा को भेज दीजिएगा। मैं इधर से उसकी ननंद प्राची को भेज दूंगी। दोनों ननंद भाभी जो पसंद आएगा वो ले आएंगी। ममता जी कितना बोलते ही उनकी होने वाली बहू रेखा ने अपनी माँ के पास से फ़ोन लिया और ममता जी से बोली, नहीं माँ जी, लहंगा तो डिजाइनर लूँगी जिसके लिए मुझे जयपुर जाना पड़ेगा और फिर प्राची वहाँ जाकर क्या करेगी, उसका समय खराब होगा। और एक काम करते हैं, मैं अपनी सहेली को ले जाऊंगी जो जयपुर में ही रहती है। और वैसे भी आप लोग यहाँ 20-30 हज़ार का लहंगा दिलवाएंगी। मेरा लहंगा तो 1 लाख से नीचे का नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग मेरी शॉपिंग की टेंशन ना लें तो ही ठीक रहेगा। अपनी होने वाली बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी नया रिश्ता था इसलिए चुप रह गई। ठीक है बेटा, धीरे से बोलकर ममता जी ने फ़ोन रख दिया। 2-4 दिनों बाद ममता जी ने अपनी बेटी प्राची से कहा, बेटी ज़्यादातर सामान तो तुम्हारी भाभी ही खरीद रही हैं, मगर हमें सुहाग चूड़ा तो खरीदना होगा और हमें उसकी कलाई का नाप भी तो नहीं पता। एक काम करो, आज शाम को कॉलेज से सीधा उसके घर चले जाना और वहाँ से एक चूड़ी नाप के लिए लेकर आना। तो प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं कॉलेज से आते वक्त भाभी जी के घर पर चली जाऊँगी। इतना कहकर प्राची कॉलेज के लिए निकल गई और शाम को छुट्टी होने के बाद वो अपनी होने वाली भाभी रेखा के घर गई, जहाँ पर उसकी अच्छी खातिरदारी हुई। उसने रेखा की माँ से कहा, आंटी जी भाभी के नाप की चूड़ियाँ चाहिए थी, आज मिल जाती तो हमें खरीदारी में आसानी हो जाती। हाँ बिल्कुल बेटा, जाओ उसके कमरे में चली जाओ। रेखा अपने कमरे में ही बैठी है। रेखा की माँ ने उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो प्राची उठकर संकुचाई सी रेखा के कमरे में पहुंच गई। अंदर जाकर देखा तो कमरा कीमती वस्तुओं से सुसज्जित था। सुंदर गोलाकार पलंग जिसकी शोभा महंगे गद्दे, चादर और तकिए के कवर बढ़ा रहे थे। अलमारियां जिसमें महंगे महंगे कपड़े झूम रहे थे। सब कुछ इतना आलीशान और सुंदर जैसे कोई परियों का देश, जिसे देखकर प्राची की आंखें चमक उठीं। तभी प्राची को ऐसे चौंकते हुए देखकर उसकी भाभी रेखा बोली, कभी नहीं देखा होगा तुमने इतना आलीशान कमरा, शायद इसलिए हैरानी से देख रही हो। जी भाभी, वो आपकी घड़ी भी बहुत सुंदर है। बिल्कुल ऐसी ही घड़ी मैंने भी लेने की सोची थी। पर वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रेखा बोल पड़ी, अच्छा ये बताओ, तुम किसी काम से आई थी क्या? अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई, वो आपकी चूड़ी का नाप चाहिए था। तभी रेखा ने एक सोने का कड़ा निकाल कर प्राची के हाथ में रख दिया। अरे नहीं भाभी, सोने का नहीं, कांच की चूड़ियाँ चाहिए। कांच की चूड़ी तो वो तो मिलना बड़ा मुश्किल है, इसे ही ले जाओ, चाहे तो तुम इसे अपने पास ही रख लेना। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं इसे अपने पास क्यों रखूँगी, कृपया करके आप मुझे कांच की या आर्टिफिशियल चूड़ी दे दीजिए। घबराते हुए प्राची ने कहा तो रेखा मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मिलती है, मैं डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड ही पहन लेती हूँ। तो लाइए आपके कड़े का मैं ड्राइंग बना लेती हूँ ताकि हमें लाख का चूड़ा खरीदने में आसानी हो। प्राची ने कहा तो रेखा आश्चर्य से बोली, लाख का चूड़ा, वो क्या होता है? भाभी वो शादी में हमारी तरफ से सुहाग का चूड़ा चढ़ेगा ना। मतलब तुम लोग मुझे गोल्ड डायमंड नहीं देने वाले हो, नकली पहनाओगे? वो अब सब मुझे नहीं पता भाभी, मैं तो माँ के कहने पर यहाँ आई थी। मैंने ये ड्रॉ बना लिया है, अब मैं चलती हूँ। बोलकर प्राची बाहर जाने लगी तो रेखा बोली, अरे रुको, तुम्हें मेरी घड़ी बहुत पसंद आई थी ना? हाँ भाभी, बहुत अच्छी है, मैंने ऑनलाइन देखी थी मगर बजट के बाहर थी इसलिए नहीं खरीदी। अरे तो तुम रखो इसे, पहली बार मुझसे मिलने आई हो, लो मेरी तरफ से इसे गिफ्ट समझो। कहते हुए रेखा ने वो घड़ी रेखा को प्राची को दे दी। मगर भाभी इतनी महंगी, अब अगर बगर मत करो, मैंने दे दिया तो दे दिया, देने के बाद तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। इतराते हुए रेखा ने कहा तो ना चाहते हुए भी प्राची घड़ी लेकर चुपचाप अपने घर आ गई और अपनी अलमारी में एक तरफ रख दी, क्योंकि जिस तरीके से वो घड़ी दी गई थी उसमें कहीं से भी मान सम्मान नहीं झलक रहा था, दिखाई दे रहा था। तो तो सिर्फ उड़ाया गया उसकी गरीबी का मजाक। खैर कुछ ही दिनों में प्राची के भाई नवीन की शादी हो गई और रेखा ममता जी के घर की बहू बनकर आ गई। अगले दिन बहू की पहली रसोई का खाना खाने के लिए ममता जी ने कुछ लोगों को बुलाया था। उन्होंने अपनी बेटी प्राची से कहा, प्राची बेटा जाओ अपनी भाभी को बुलाकर ले आओ। तो प्राची रेखा के कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था
तो वो सीधा अंदर आ गई। तभी पीछे से रेखा चिल्लाते हुए बोली, प्राची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? भाभी वो माँ ने आपको नीचे बुलाया है, बस वही बोलने आई थी। अच्छा तो तुम्हारे हाथ में मेरा ये ब्रेसलेट क्या कर रहा है? वो भाभी ज़मीन पर पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दूं, हकलाते हुए प्राची ने कहा। तो रेखा बोली, रहने दो, खूब समझती हूँ तुम्हारे बहाने। अगर मुझे वॉशरूम से निकलने में 2 मिनट और लग जाती तो तुम मेरे कीमती डायमंड का ब्रेसलेट लेकर चंपत हो जाती। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस खूब जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को जो मौका मिलते ही कीमती चीज़ों को हड़प लेते हैं। एक बार तुम्हें अपनी घड़ी क्या दे दी, तुम तो अपना हक ही समझ बैठी। ध्यान से सुनो, वो घड़ी मेरे लिए पुरानी हो चुकी थी। वैसे भी मैं उसे अपने काम वाली बाई को ही देने वाली थी कि तुम आ गई, तो सोचा उसे तो कीमती सामान देती ही रहती हूँ, क्यों ना तुम्हें दे दिया जाए। आखिर तुम मेरी ननद जो ठहरी। मगर तुम कभी ये बात मत समझ लेना, मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो तुम मुझ पर हक जमा लोगी। ये कमरा, यहाँ रखा हर सामान मेरा है, इसलिए कभी अपना समझने की गलती ना करना, रेखा ने गुस्से से कहा। तो बेचारी प्राची अपना समूह लेकर वापस रसोई में आ गई। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर ममता जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तेरी भाभी तैयार हुई या नहीं? तो उसने सारी बात छुपाते हुए माँ से कहा, हाँ माँ, तैयार होकर बस आ ही रही हैं। इतने में पीछे से रेखा आ गई। आओ बहू, देखो सारा खाना बन चुका है, बस तुम हलवे में चीनी डाल दो और थोड़ा सलाद काट दो, तब तक प्राची खाना टेबल पर लगा देगी। तुम बस अपने हाथों से खाना परोस देना, तेरे ताऊ जी आए हुए हैं, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अपनी सास की बात सुनकर रेखा चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी मुझे तो समझ नहीं आता, आपको इतनी एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे साफ साफ कह देती तो मैं पूरा खाना बना लेती। ये हलवे में चीनी डाल दे, सलाद काट दे, मैंने कुकिंग क्लासेस कर रखी है। आप कहती तो मैं सब कुछ बना देती, पर नहीं, आपको तो सारा क्रेडिट खुद लेना है। उसका कहना इतनी ज़ोर से था कि बाहर बैठे सभी लोगों ने सुन लिया। ममता जी बहू की ऐसी बातें सुनकर सन रह गईं। उन्हें बहू से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती करेगी, मगर वो बेटी की खातिर मजबूर थी, इसलिए चुप रह गई और बाहर आकर सफाई देते हुए बोली, अरे अभी शादी में थोड़ी थकी हुई थी ना, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। चलिए हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बात को संभालते हुए ममता जी ने कहा। तो सब लोग खाना खाने बैठ गए। ममता जी का बेटा नवीन अपनी पढ़ाई करने के बाद एक कंपनी में जॉब कर रहा था। उस कंपनी के मैनेजर को अपनी बेटी रेखा के लिए नवीन पसंद आ गया। कुछ चंद मुलाकातों में दोनों का परिचय हुआ तो रेखा को भी नवीन अच्छा लगा और दोनों की बात शादी तक पहुंच गई। ममता जी मध्यवर्गीय परिवार से थी। पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। छोटी बेटी प्राची कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। पहले नवीन की नौकरी, फिर शादी। ममता जी के लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की का पिता बहुत पैसे वाला है तो उन्होंने नवीन से कहा कि बेटा अच्छे से सोच विचार कर शादी का फैसला लेना, क्योंकि रेखा एक रईस खानदान की लड़की है। क्या वो हमारे साथ मध्यवर्गीय जीवन जी पाएगी? क्या तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाओगे? क्या वो हमारे परिवार के साथ मिलजुल कर रह पाएगी? तो नवीन ने कहा, बिल्कुल माँ, रेखा अमीर घराने से ज़रूर है, मगर उसकी सोच बहुत अच्छी है। जब मैंने उससे ये कहा तो वो बोली, ख्वाहिशें तो मेरे पिता ने सब पूरी कर दी है, मुझे तो तुम्हारा जैसा पति और परिवार मिलेगा तो मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ममता जी की भी खुश हो गई। सोचा लड़की के विचार अच्छे हैं तो हमारे घर में भी अच्छे से ही रहेगी। खुद भी 1-2 बार मिली तो लड़की उन्हें व्यवहारिक लगी, मगर अब 2 ही दिन में रेखा के रंग बदले बदले नजर आने लगे। हर बात पर वो ममता जी को जवाब देने लगी, किसी का लिहाज नहीं करती, जो मन में आता वो बोल देती। ममता जी सोच रही थी कि अमीर परिवार की लड़की है, परिवार में ढलने के लिए वक्त लगेगा। बस यही सोचकर वो चुप रह जाती, मगर रेखा की मनमानियाँ बढ़ती जा रही थी। ममता जी और उनकी बेटी प्राची दोनों माँ बेटी रेखा की हरकत से परेशान हो गई, मगर जाती तो जाती कहा, इसलिए चुपचाप जो हो रहा था सहन कर रही थी। एक दिन ममता जी को पड़ोस में कीर्तन में जाना था, उन्होंने प्राची को बताया और चुपचाप निकल गई। कुछ देर बाद प्राची की सहेली ने प्राची को अपने पास पढ़ने के लिए बुलाया तो प्राची ने रेखा के कमरे में जाकर दरवाजा बजाना ठीक नहीं समझा। पता नहीं किस बात पर भाभी भड़क जाए, ये सोचकर वो चुपचाप बाहर से ताला लगाकर चली गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला जा सकता था, इससे चिंता भी नहीं थी। कुछ देर बाद रेखा ने प्राची को चाय बनाने के लिए आवाज़ लगाई, मगर जवाब न आने पर उसने देखा तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से से तमतमाकर उसने अपने पति नवीन को फ़ोन लगा दिया, तुम्हारी माँ और बहन एक नंबर की बदतमीज है, घर में बहू को बनकर घूमने निकल गई हैं, तुम इसे परिवार कहते हो? वैसे तो बड़ा
कहती फिरती है तुम हमारी बेटी हो। अब किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा, या फिर उनमें इतनी तमीज़ नहीं है कि कहीं भी जाएं तो बता कर जाएं। रेखा का गुस्सा देखकर नवीन उसे शांत करवाते हुए बोला, अरे रेखा, हम सबके पास चाबी रहती है। तुम्हारे आने से पहले हम कहीं भी जाते थे तो चाबी लगाकर चले जाते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होंगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात है और तुम उन दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्से में तमतमाकर रेखा ने फ़ोन काट दिया। नवीन को तो पता ही था कि रेखा को बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। वो सोचता आ रहा था कि घर पहुँचे अब पता नहीं कौन सी गाज गिरेगी, लेकिन वो पहुंचा उससे पहले ही ममता जी घर पहुंच चुकी थी और बहू की सारी शिकायतें सुन भी चुकी थी। मगर जैसे ही रेखा ने पति को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आपकी माँ को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। कहती है उनका नियम है भजन कीर्तन में जाने का और मैं कमरे में थी इसलिए मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और तुम्हारी बहन, वो तो आवारागर्दी करती फिरती रहती है। जब मन करता है अपनी सहेलियों के साथ पढ़ाई का बहाना बनाकर मटर गश्ती करने निकल जाती है। तभी प्राची घर में दाखिल हुई। भाभी, क्या बकवास कर रही हैं? मैं मटर गश्ती करने नहीं गई थी, मैं तो अपनी सहेली के साथ पढ़ाई करने गई थी। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ ये पढ़ाई के बहाने, घूमना फिरना, चाट पकौड़े खाना और अमीर लड़कों के साथ बाइक पे बैठकर। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्राची चिल्लाती हुई बोली, बस करो भाभी, आगे एक शब्द और नहीं। आप मुझे जानती ही कितना है जो मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। आज प्राची चुप नहीं रह पाई। तुम्हारी हिम्मत कहती हुई मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? गरीब घर की लड़कियों को इतना मुंह नहीं खोलना चाहिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, इसलिए मुझसे ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करना। ये सुनकर नवीन एकदम से रेखा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अच्छा, इतना बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी बहन के साथ बैठकर रोना शुरू करो, क्योंकि मैं पापा से बोलकर तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा दूंगी। फिर बैठकर दोनों भाई बहन कटोरा लेकर मंदिर के बाहर भीख मांगना। और अब मुझे तुम्हारी ये माँ और बहन घर में बर्दाश्त नहीं होती है। इन्हें बरसाती वाले कमरे में शिफ्ट करो, वरना मैं मायके चली गई तो लौट कर नहीं आऊँगी। ये दिन रात की किटकिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जल्दी से आप दोनों अपना बुरे बिस्तर यहाँ से समेटो। लीजिए। रेखा की ऐसी बात सुन नवीन घबरा गया और बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर चला गया। इधर बहू की बात सुनकर ममता जी हैरान रह गई, मगर अब करती भी क्या। एक माँ बेटे के करियर की खातिर चुप रह गई और बरसाती वाले रूम में शिफ्ट हो गई। अब तो आए दिन देखा दोनों माँ बेटी पर तंज कसती रहती, घर का कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे बस हुक्म चलाती। प्राची को बुरा तो बहुत लगता, मगर वो अपनी माँ और भाई के कारण चुप रह जाती। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। एक दिन रेखा ने सबसे कहा कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है, मुझे बहुत सारी तैयारी करना है, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ। तो ममता जी ने कहा, बहू, शादी के तो अभी 2 महीने हैं, तुम अभी से मायके चली जाओगी? कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे यहाँ लोकल शॉपिंग नहीं की जाती, दिल्ली मुंबई जयपुर पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। अब ये सब एक दिन में तो होगा नहीं। हाँ हाँ, आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो कोई गलियों से शॉपिंग करते हो, और ऐसा नहीं है कि मैं पूरे 2 महीने के लिए जाकर बैठने वाली हूँ। बीच बीच में आती रहूँगी, लेकिन हाँ, मुझे फ़ोन करके टांग मत अड़ाना। बोलकर रेखा अपना बैग उठाकर घर से चली गई। कुछ दिन बाद ममता जी की बहन और बहनोई आने वाले थे। यही सोचकर ममता जी ने अपनी बहू को फ़ोन किया और बोली, बहू घर आ जाओ, मेरी बहन जीजा तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, सो अब मिलने आएंगे, तुम घर आ जाओगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। ममता जी ने तो बड़े प्यार से कहा था, लेकिन रेखा चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, मैंने कहा था ना कि फ़ोन करके बीच में टांग मत अड़ाना। आप उनसे कह दीजिए उसकी बहन की शादी है और वो नहीं आएगी। पर बेटा, तुम्हें गए हुए 2 दिन हो गए हैं, एक चक्कर तो घर का भी लगा जाओ, कुछ नहीं तो इसी बहाने आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा, ममता जी ने धीरे से कहा। तो प्राची बोली, ओहो, शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मायके के फ़र्ज भूल जाऊं। और दूसरा, अगर आपको मिठाई फल वगैरह चाहिए तो मैं भिजवा दूंगी, मगर मुझसे आने की उम्मीद मत करना। वैसे भी ससुराल वालों को यही सब चाहिए होता है, आप इन्हीं में खुश हो जाते हो। बोलकर रेखा ने फ़ोन रख दिया। ममता जी को वैसे ही रेखा के रंग ढंग पसंद नहीं थे, ऊपर से आज घर आने से मना करने पर वो और गुस्से में लाल हो गई और अपने बेटे नवीन से बोली, नवीन, तू अपनी पत्नी से कुछ कहता क्यों नहीं है? हम गरीब हैं पर सम्मान की रोटी खाते हैं, यूँ अपने पैसे की धौंस बात बात पर दिखाना अच्छी बात नहीं है। और तू भी एक नंबर का झूठा निकला, तूने ये शादी सिर्फ बड़ी पोस्ट पाने के लिए की और हमें बताया भी नहीं। आज उसका हट जाना हमें अपनी इज्जत गंवा कर देना पड़ रहा है। क्या माँ, अब बस भी करो, तुम सारी ज़िंदगी कपड़े सिलकर क्या ही कर पाई हो? याद है 2 वक्त की रोटी भी हमें सब्जी के साथ नसीब ना होती थी। आज मैंने घर गाड़ी धन दौलत सब कुछ कमाया तो आपको बुरा लग रहा है? और फिर रेखा ने गलत भी क्या कहा है?
हम गरीब तो थे ही, और अब रेखा की वजह से ही हमारा स्टेटस बना है, तो फिर आप उसके मज़े लीजिए। क्यों फालतू में एक बात बोलती हो तो दो बात सुनती हो। मौसी मौसा जी आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी कीजिए, पहले भी तो वो आपसे ही मिलने आते थे। दूसरी बात, जब हम गरीब थे तो कौन मौसा मौसी भी जी हमारी मदद करते थे, जो हम उन लोगों के बारे में इतना सोचे। अरे उससे पहले थे जैसे वैसे ही चाय नाश्ते से ज़्यादा खातिरदारी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर नवीन भी ऑफिस के लिए निकल गया। तभी उनकी बेटी प्राची बोली, माँ हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें दिन रात गरीब होने का ताना दिया जाता है। जाने दे बेटी, तेरी भाभी होगी अपने घर में अमीर, आखिर वो भी तो मायके में अपनी इज्जत गंवा ही रही होगी। मगर ये बात उन्हें कहाँ समझ में आई है, पैसों का घमंड जो चढ़ा हुआ है सर पर। खैर धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आ गया। शादी वाले दिन नवीन ने ममता जी से कहा कि माँ आप लोगों को लेने ड्राइवर पहुँच जाएगा, आप समय पर आ जाना। बोलकर वो अपने ससुराल के लिए निकल गया। शाम को 8 बज गए थे, न गाड़ी थी न ड्राइवर। तो हार कर प्राची ने अपने भाई को फ़ोन लगाया, लेकिन नवीन ने फ़ोन नहीं मिला। तो उसने अपनी भाभी रेखा को फ़ोन लगाया और बोली, भाभी भैया से कहा था गाड़ी भेज रहे हैं, कितना समय और लगेगा, ज़रा पता करके बता दीजिए। ये सुनकर रेखा गुस्से से बोली, गाड़ी भेज रहे हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम जैसे भीख मंगों के लिए मैं ये फैसिलिटी भी दूंगी? चुपचाप ऑटो करके आ जाओ। अगर उसके पैसे ना हो तो ऑटो वालों से कहना कि दरवाजे पर खड़े गार्ड से पैसे ले ले। मेरा नाम लोगी तो ऑटो वाले का किराया भी वो भी दे देगा। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए ममता जी ने भी सारी बातें सुन ली और सोचने लगी कि अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाएंगे। यही सोचकर उन्होंने प्राची के हाथ से फ़ोन लिया और गुस्से से बोली, बहू अब बहुत हुआ, तुम अपनी अमीरी अपने पास रखो। जब तुमने और तुम्हारे पापा ने रिश्ता तय किया था तब ये नहीं देखा था हम जैसे गरीब भीख मंगों के घर में अपनी राजकुमारी की शादी कर रहे हैं। तब तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था हमें आपके जैसा सीधा सच्चा परिवार चाहिए ताकि हमारी बेटी सदा खुश रह सके। मगर तुम्हारे पापा ये भूल गए कि उनकी बेटी को प्यार, खुशियाँ, आशीर्वाद नहीं, सिर्फ रुपए पैसे से प्यार है। और इन्हीं पैसों की ठसक में वो अपनों से बड़ों की बेइज्जती करने में जरा भी देरी नहीं करती। मगर देखा बहू, एक बात याद रखना, ये पैसा तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है, तुम्हारे पिता का है। तुम कितना भी उस पैसे पर इतरा लो, मगर कायदे से उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और ध्यान रखना बहू, समय बदलते देर नहीं लगती। आज आपका समय है तो कभी हमारा समय भी आएगा। और हाँ, तुम्हारे घर की शादी तुम्हें मुबारक, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे। कहकर ममता जी ने फ़ोन काट दिया। रेखा तो महाबेशरम औरत थी, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी सास ने उसे क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो खूब मज़े से अपनी छोटी बहन की शादी में एंजॉय करने लगी। बहस हो जाने के बाद ममता जी बेचैन हो उठी और सोचने लगी कि आखिर कौन से जन्म के पाप मिल रहे हैं जो एक बेटा बहू मिले, वो भी ऐसे जिनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बेटे ने भी माँ की परेशानी नहीं समझी, जाकर पैसों के लालच में जोरू का गुलाम हो गया। बहू को इतना प्यार सम्मान दिया, लेकिन वो भी अपमान करने से पीछे नहीं हटती, जबकि उसे कोई रोक टोक नहीं, जैसा चाहे अपनी ज़िंदगी जिए, कभी हमने दखल अंदाजी नहीं की। बालकनी की कुर्सी पर बैठी हुई ममता जी की आंखों में आंसू बह निकले। तभी पीछे से प्राची उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रही थी, माँ चुप हो जाओ बेटा, मुझे बहू से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। सही कहती हूँ माँ, ऐसा करने का सारा हक तो सिर्फ आपकी बहू का ही है। वो जैसे चाहे हम दोनों से बात कर सकती है, हम उसे आईना दिखा नहीं सकते। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? प्राची ने कहा। तो ममता जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज बहू को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बुरे के साथ अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो हमारा और उनका स्तर एक ही हो जाएगा। हाँ, अपनी भलाई और अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ माँ, ये तो आप सही बोल रही हो। दोनों माँ बेटी गंभीर मुद्रा में बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद मम्मी जी बोली, बेटी 6 महीने होने को आए हैं, यहाँ तू मैं ख़त्म ही नहीं होती। तू एक काम कर, अपनी आने वाली परीक्षाओं पर ध्यान दे। तेरी सहेली रवीना है ना, उसके साथ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर ले। लेकिन माँ, घर पास में होते हुए अगर मैं हॉस्टल में रहूँगी तो क्या अच्छा लगेगा? और फिर आप भी यहाँ अकेली रह जाओगी। तू मेरी चिंता मत कर बेटी, कभी कभी मजबूरी में आकर इंसान को कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं। यहाँ पर बहू रोजाना ही हाय हल्ला मचाती है, मैं यहाँ रहकर सब संभाल लूँगी, बस तू अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान दे। बस मेरी लाज रख ले बेटी, तू कुछ बन जाएगी तो मुझे इस नरक से बाहर ले चलना। अब मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। अपनी माँ के चेहरे पर आई बेबसी देख प्राची कसमसा गई और अपनी माँ की बात को अपने दिमाग में बिठा लिया और अगले ही दिन चल पड़ी अपना भविष्य बनाने। अब प्राची हॉस्टल में रहकर दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। कुछ दिन बाद रेखा और नवीन शादी से फ्री होकर घर लौटे तो रेखा ने पूछा, माँ जी ननंद रानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बहू वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। ममता जी ने बस इतना ही कहा कि रेखा चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बात हुई? घर पास में होते हुए भी आपने लड़की को हॉस्टल में भेज दिया। देख लिया नवीन तुम्हारी बहन को, यहाँ मेरी टोका टोकी के कारण गुलछर्रे नहीं उड़ा पा रही थी
इसलिए अकेले जाकर रहने लगी। तो नवीन बोला, माँ ये क्या बात हुई, आपने लड़की को हॉस्टल भेज दिया, लोग क्या कहेंगे, एक ही शहर में रहते हुए लड़की अनजान जगह पर रह रही है, साथ में आपको पता है कितना खर्चा होता है, वो पैसा कौन देगा। आप एक काम करो, प्राची को घर वापस बुला लो। नहीं बेटा, अब प्राची को वापस तो नहीं बुला सकती, और दूसरी बात, पैसे की चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई करके जब मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ, तो वही काम करके मैं अपनी बेटी को इस काबिल बनाऊंगी कि कल को उसकी हालत मेरी जैसी ना हो। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने आत्मनिर्भरता की अहमियत जान ली थी। आज मैं अपनी बेटी को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि कोई उसे अपने रुपयों पैसों की धौंस ना दिखा सके, फिर चाहे वो उसका पति हो या ससुराल वाले या कोई और। उनका इशारा रेखा बहू की तरफ था। माँ जी, हम तो आपके भले के लिए ही कह रहे थे, कुंवारी लड़की को इस तरह आज़ादी देकर अकेला छोड़ना सही नहीं होता। हाँ, आपको ज़्यादा आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता की पड़ी है तो करती रहो बुढ़ापे में उल्टे सीधे काम, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। बोलकर रेखा रेखा और नवीन दोनों ही अपने कमरे में चले गए। समय अपनी गति से चलता रहा। रेखा और नवीन अपने दिखावे के जीवन में व्यस्त रहे। कमाना और उड़ाना, बस दो ही काम रह गए थे उनके पास। ममता जी ने कई बार कहा भी कि रुपयों पैसों की कद्र करो, जितना खर्च करते हो उतनी बचत भी किया करो। तो बहू चटाक से बोली, ये सब फालतू काम आप जैसे गरीब लोगों पर शोभा देते हैं, हम जैसे अमीर लोग तो जितना कमाते हैं उतना उड़ा भी देते हैं, यही हमारी लाइफ स्टाइल है। तभी तो हम चार लोगों में अपनी हैसियत का दिखावा कर पाते हैं, आपकी तरह नहीं कि एक जोड़ी कपड़े में 10 जगह घूम कर आए। रेखा का घमंड दिन रात बढ़ता ही जा रहा था। अब जब ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई थी तो उनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत भी पड़ती थी। अब दिन ब दिन रेखा अपने मायके में अपने पिता पर दबाव डालने लगी। आए दिन महंगे महंगे कपड़े खरीदती, लेकिन शॉपिंग का बिल अपने पिता के खाते में डाल देती। अपने ससुराल में न रहकर ज़्यादातर मायके में पड़ी रहती। कई बार उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तुझे अपने ससुराल पर भी ध्यान देना चाहिए, अगर हमेशा यूं ही मायके में रहेगी तो ममता जी क्या सोचेंगी। इस पर रेखा बोली, माँ पहले तो आपने उन भूखे नंगे लोगों के घर मेरी शादी कर दी, वहाँ पर मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई सुख सुविधा नहीं है। और वैसे माँ, मेरी छोटी बहन पूजा भी तो आती जाती रहती है, आप उसे तो कुछ नहीं कहती। रेखा ने गुस्से से कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा तू पूजा की बराबरी कर रही है, वो तो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रम गई है, और ना ही छोटे दामाद जी कभी हमसे कोई मदद मांगते हैं। और यहाँ नवीन ऑफिस में कुछ काम तो करता नहीं, ऊपर से तनख्वाह के साथ अनावश्यक खर्चे भी जोड़कर दिखाता है। अपने घर जाने की बजाय हमारे घर पर ही पड़ा रहता है। वो तो दामाद है इसलिए हम कुछ नहीं कहते, वरना तेरे पापा ये सब बर्दाश्त करते करते थक गए हैं, इसलिए कहती हूँ तुम दोनों सुधर जाओ, वरना हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर रेखा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, माँ अगर आपने ऐसा कुछ करने की सोची तो मैं आप पर केस कर दूंगी, और अपने हक की ज़मीन जायदाद ऑफिस में अपना हिस्सा सब कुछ ले लूँगी, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है। बोलकर रेखा अपने कमरे चली गई। रेखा और नवीन के आचरण से ममता जी की ही नहीं बल्कि उसके खुद के माता पिता भी परेशान हो चुके थे, मगर क्या करते, बेटी को खुद ही इतना सर पर चढ़ाया था, अब क्या कर सकते थे, इसलिए कसमसा कर रह जाते। एक दिन रेखा की छोटी बहन पूजा घर आई। अरे अरे वाह, इतनी सारी शॉपिंग, कहाँ जा रही हो, रेखा ने पूछा। तो पूजा बोली, दीदी मैं और रमन मुंबई जा रहे हैं, पापा ने हमारी टिकट की है, इसलिए थोड़ी शॉपिंग करके लाई हूँ। पापा ने कहा था कि टिकट घर पर रखे हैं, पास ही आई थी तो सोचा अभी ले लेती हूँ। क्या मम्मी पापा तुझे मुंबई भेज रहे हैं, और मुझे कहीं भी नहीं भेजा था, अपनी ही दोनों लड़कियों से भेदभाव। रेखा बोल ही रही थी कि इतने में उसके पिता राम सिंह जी वहाँ आ गए और बोले, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया बेटा, हाँ मैंने पूजा के लिए टिकट करवाए हैं, क्योंकि छोटे दामाद जी ने आज तक हमसे एक भी पैसा नहीं मांगा, अपनी शादी का खर्चा भी उन्होंने खुद ही उठाया था, उल्टा उसने तो मेरी डूबते व्यापार में मदद की। इतना कुछ करने के बाद अगर मैं उन्हें मुंबई घूमने भेजता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई भेदभाव हुआ, क्योंकि तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने और दामाद जी ने सिर्फ रुपया पैसा ही मांगा है। और नवीन पहले एक कर्मठ और जुझारू युवक था, ऑफिस में मन लगाकर काम करता था, लेकिन पैसों की चमक धमक में उसकी आंखें भी चौंधिया गईं और तुम्हारी तरह अनावश्यक खर्चे करने लगा है, जिसकी वजह से व्यापार कर्जे में डूबता गया। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किलों से मैं उससे उभरा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें और नवीन को अपनी जायदाद में से बेदखल करता हूँ, क्योंकि ऐसे निठल्ले लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। अपने पिता द्वारा इतनी बेइज्जती होने के बाद देखा वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकी और अपने ससुराल पहुँच गई, जहाँ नवीन अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। अब तुम्हें क्या हुआ, ऐसी शकल क्यों बना रखी है, रेखा ने गुस्से में कहा। तुम्हारे लिए ज़िंदगी देने के चक्कर में तो कंगाल हो गया, न घर का रहा न घाट का।
आज मेरे पास ना कोई काम है ना जमा पूंजी, और उधर ससुर जी ने भी मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। मेरे पास तो तनख्वाह भी नहीं है कि वक्त की 2 रोटी खा सकूं। अच्छा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है? जब पैसे थे तब तो तुमने खुद ही खुले हाथों से खर्चा किया, यहाँ तक कि जुआ सट्टे में भी पैसे लगाए। अब तुम्हारे हाथ नहीं रुके थे? खेल में तो तुम्हें भी मज़ा आता था, तब तो तुमने नहीं कहा कि रेखा तेरी वजह से मैं कितने मज़े मार रहा हूँ। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि कमरे से निकलती आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। मोहल्ले वाले भी उनकी तू मैं सुन रहे थे। तभी ममता जी ने आकर कहा, बेटा थोड़ा धीरे बोलो, आसपास के लोग खिड़कियों से झाँक झाँक कर तुम्हारी बातों के मज़े ले रहे हैं। कल पूरे मोहल्ले में ताज खबर की तरह तुम्हारी बात को मिर्च मसाला लगाकर परोसा जाएगा। माँ जी आप तो बिल्कुल चुप हो जाइए, हम मियाँ बीबी के मामले में ना पड़े तो ही बेहतर है। और आइंदा मेरे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेखा ने अपना सारा गुस्सा ममता जी पर उतार दिया तो ममता जी चुपचाप बाहर आ गई। अब दाल रोटी का खर्चा चलाना भी नवीन और रेखा के लिए मुश्किल हो रहा था। नवीन रोज नई नौकरी ढूंढने जाता और निराश होकर वापस लौट आता है। इधर रेखा अपनी माँ को रोज फ़ोन कर माफ़ी मांगने की कोशिश करती, मगर माँ अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, जिसके कारण रेखा और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। एक दिन ममता जी रसोई का सामान लेने बाहर ही निकली थी कि प्राची का फ़ोन आ गया। माँ मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, आपका सपना पूरा हो गया। माँ ये सुनकर तो ममता जी खुशी से फूली न समाई और बेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद दिया। घर आकर ममता जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। जब ये बात रेखा को पता चली तो वो ममता जी के पास आकर बोली, वाह माँ जी, दीदी ने तो कमाल ही कर दिया, अब तो लाखों कमाएंगी। आबकारी विभाग वाले तो 2 नंबर की कमाई करते हैं। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो हमारे भी दिन फिर से खुल जाएंगे। माँ जी हम दीदी का स्वागत ऐसे सूखा सूखा नहीं कर सकते, आज मैं खुद अपने हाथों से दीदी की पसंद का बेसन का हलवा और मटर कचौरी बनाऊंगी। ममता जी आज पहली बार बहू के मुंह से ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर रो पड़ी और बोली, बहू तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि आज तक भी तुमने वही किया है। मैं तो अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ, बस उसे देख लूँ जिसे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर एक ही शहर में रहते हुए अपने से दूर रखा था। बोलते बोलते ममता जी फफक फफक कर रो पड़ी। इतने में गाड़ी की आवाज़ आई तो ममता जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आरती का थाल लेकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। पीछे से रेखा और नवीन भी फूलों की माला लेकर स्वागत में खड़े थे। प्राची का बड़े मान सम्मान के साथ स्वागत हुआ। खाने पीने में इतनी वैरायटी देख वो दंग रह गई। एक समय था जो घर में रोटी सब्जी भी सुकून से नसीब नहीं होती थी, वहाँ आज हलवा पूरी बनाया गया था। जो भाभी कभी 2 बोल मीठे नहीं बोली, आज उसकी ज़बान पर मिश्री घुल रही थी। दीदी आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं, लीजिए बेसन का हलवा, आपको बहुत पसंद है ना, आपको तो पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। बोलते हुए रेखा ने 2 चम्मच उसकी थाली में और रख दिया। प्राची तेरी भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, ज़रा बता तो कैसा बना है, और अगर कुछ और फरमाइश हो तो बता दे, अभी पूरी कर देगी। अपने भाई का बदला स्वभाव देख प्राची बोली, भाई फरमाइश तो मैंने आज तक ही नहीं की, वरना भाई तो अपनी बहनों को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, और आपने तो हॉस्टल आकर कभी मेरी खोज खबर भी नहीं ली। पूरे 2 साल हो गए आपको राखी और टीका किए हुए, हर बार आपका इंतज़ार किया मगर आप नहीं आए। आज बहन पुरानी बातें छोड़, उस समय में व्यस्त था, तू तो जानती है धंधा पानी बंद हो गया, अभी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, इतना पैसा नहीं होता तू समझ, लेकिन अब तू हमारे पास आ गई है तो देखना हमारे दिन भी खुल जाएंगे। अब जो तू कहेगी वो मैं तेरे बोलने से पहले लाकर तेरे कदमों में रख दूंगा। भाई की बात सुनकर प्राची एक लंबी सांस ली है। भगवान इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितना आज मेरे भाई और भाभी ने बदला है। कल तक मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी और आज सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई हूँ। ये बस इंतजार कर रहे हैं उस सोने के अंडे का जो हर महीने उनके हाथों में लाकर रखने वाले हूँ। वो मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि ममता जी प्राची के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तू कैसी है? माँ आज जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ और तेरे लिए हूँ, और अब तू भी ये रोना बंद करो, तुम्हारी खुशियाँ भी के भी दिन आ गए हैं। चलो अब मैं तुम्हें बस यहाँ से लेने जाने के लिए आई हूँ, प्राची ने ममता जी से कहा। तो रेखा बोली, दीदी मैं तुम्हें लेने आई हूँ का क्या मतलब है आपका? अच्छा आप हम सबको कहीं घुमाने ले जाने आई हैं? एक काम करते हैं, मॉल चलते हैं, फिर वहीं से आइसक्रीम खाएंगे। आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ, बोलकर रेखा जल्दी से अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद प्राची ने अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया, तभी रेखा भी जल्दी से आकर दरवाज़ा खोलने लगी। अरे आप कहाँ अंदर घुसी आ रही हैं? फिलहाल आपकी औकात नहीं है सरकारी गाड़ी में बैठने की। प्राची ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? क्या यही संस्कार दिए हैं तुझे हमने? नवीन तिलमिलाते हुए बोला। तो प्राची ने कहा, हाँ भाई आप ही के दिए संस्कार हैं और आप ही को लौटा रही हूँ। मैंने घर से जाते समय अपनी माँ को वचन दिया था कि अपने साथ हुए हर दुर्व्यवहार का बदला लूंगी। हालांकि माँ हमेशा अच्छे काम करने पर यकीन रखती है, मगर आज मैं बुरे के साथ बुरा करके ही रहूंगी।
जैसा मैंने वादा किया था, आत्मनिर्भर बनते ही माँ को अपने साथ ले जाऊंगी, बस वही पूरा करने आई थी और आप जैसे लालची भाई भाभी को हमेशा के लिए अलविदा कहने आई थी, बोलकर प्राची ने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और वहां से रवाना हो गई। रेखा और नवीन अपना सा मुंह लेकर गाड़ी को जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।